नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हमारे साथ है आज बाबा रामदास जी और अवनीश शर्मा जी। स्वागत कर रहा हूँ दोनों महानुभावों का और आजकल के ताज़ा हॉट सब्जेक्ट्स पे चर्चा करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ बेल आइकॉन भी अवश्य दबा लें। तो मैं चलता हूँ साहब पहले बाबा जी के पास। तो एक विषय जो आ रहा है वो राहुल गांधी जी ने बहुत प्रचलित कर दिया है। वैसे तो राहुल गांधी जी कुछ अन्य कारणों से भी इस समय बगैर मतलब के चर्चा में हैं और महिलाओं ने उनके ऊपर टारगेट कर रखा है, लेकिन उसके अलावा वो जो हैं वो फिर से टारगेट कर रहे हैं मोदी जी को, ये कहते हुए कि साहब मोदी जो है वो ट्रंप के आगे जरूर झुक जाएगा। तो आखिरकार वो क्या चाहते हैं? मतलब वो कभी भी देश के साथ खड़े होंगे या नहीं होंगे? और देश के साथ नहीं खड़े होंगे तो फिर देश उनको कहाँ तक, जो अभी दिन के बाद 12 करोड़ वोट मिलते हैं, उसका क्या लेखा-जोखा है? कहाँ से मिलते हैं ये 12 करोड़ वोट? क्योंकि इनकी जो बचपने की जो आदत है वो तो कहीं से किसी तरफ से जाती नहीं। कोई भी समझदार आदमी इनको वोट क्यों देगा? सर मैं एक बात बताऊं। सबसे पहले तो ये जो महिलाओं को सैनिटरी पैड्स वितरण का जो स्कीम कांग्रेस लेके आई है, अगर आप ग्रामीण भारत की बात करें तो सर ये बहुत बेसिक नीड है महिलाओं की। महिलाओं के पास जब शौचालय नहीं होता था तो महिलाओं ने क्या त्रास भोगा है, और हमारी एक पूरी पीढ़ी ने और सैकड़ों सालों तक हमारी महिलाओं ने जो जीवन जिया है बिना शौचालय के, उसकी कल्पना आम शहरी आदमी कर भी नहीं सकता। तो मोदी जी ने महिलाओं को शौचालय और धुआं रहित चूल्हा, तो महिलाओं का जीवन सुधार दिया। उसके बाद जब मैंने सर गांव में काम किया तो मैंने एक अपने गांव में मुहिम चलाई थी प्रेशर कुकर बांटने की। सर अगर महिला अगर चूल्हे पे भी खाना बनाती है, अगर उसके रसोई में प्रेशर कुकर है, तो उसका जीवन कितना आसान हो जाता है, इसकी आप सोच सकते हैं। और सर उसके बाद मैं तो खुद, चूंकि गांव में अवनीश भाई अच्छी तरह जानते हैं, हमने तो मुसहर बच्चियों के साथ काम किया है सर। सर ये सचमुच ये बहुत अच्छी स्कीम है। अब उसकी आलोचना हम चाहे भाई पार्टियों को करनी है, राहुल जी का फोटो छपा है उस पैकेट के ऊपर, छापना चाहिए नहीं छापना चाहिए, ये एक अलग विषय हो सकता है। परंतु अगर राहुल जी ने या कांग्रेस ने इस विषय में सोचा है, सर मैं उस स्टेप की निश्चित रूप से मैं सराहना करता हूं। इससे पहले भी वो पैडमैन करके जो व्यक्ति हुआ जिसने मात्र ₹1 में सैनिटरी पैड बनाने का जो मुहिम चलाई थी दक्षिण भारतीय, उस पर अक्षय कुमार की फिल्म भी आई पैडमैन। सर ये वाकई हमारे देश में लाखों करोड़ों महिलाओं के हाइजीन, पर्सनल हाइजीन से जुड़ा हुआ मसला है, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। अब राजनीति में राहुल जी की आलोचना हो रही है तो हो रही है, वो एक अलग इशू है। पर ये स्टेप बहुत अच्छा है और हर राज्य सरकार को अपने प्रदेश की महिलाओं को ये सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात है सर, जहां तक राहुल गांधी की बचकानी पॉलिटिक्स की, सर मैं तो हम हमेशा कहता हूं कि भाई लोकतंत्र है, आप सरकार की आलोचना कीजिए पर रचनात्मक आलोचना कीजिए। आप अनर्गल जब आलोचना करते हैं, जब आप मोदी की आलोचना और बीजेपी की आलोचना करते करते कब आप देश के विरुद्ध हो जाते हैं, आप चीन की भाषा बोलने लगेंगे, आप पाकिस्तान की भाषा बोलने लगेंगे, आपके कोर्ट्स को यदि पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम्स पे यूज करने लगेगा तो ये गलत बात है। राहुल गांधी को इससे बचना चाहिए और
विदेशों में जाके जो देश की आलोचना करते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं, इससे बचना चाहिए। और ये उनकी बचकानी जो पॉलिटिक्स है, जो वो चाइना में दोस्ती बढ़ाते बढ़ाते ये भूल जाते हैं कि वो एक सबसे पहले हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, पीएम इन वेटिंग है। तो सर ये उनको करना चाहिए। और जहां तक आपने कहा ना, कौन 12 करोड़ मूर्ख लोग हैं जो उनको वोट देते हैं, सर ठीक है, वोट दें। मुसलमानों, उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक मुसलमानों का है, मुसलमानों की क्या सोच है वो जानते हैं। मुसलमानों के लिए तो कभी राष्ट्र की कोई परिकल्पना जैसी कोई चीज ही नहीं, उसके लिए तो सब कुछ उम्मा है, उम्मत है। वो तो कहते हैं कि नहीं, नेशन जैसी कोई परिकल्पना इस्लाम में है ही नहीं है। वो तो खिलाफत के लिए सब कुछ कर रहे हैं। और राहुल गांधी वही खिलाफत का ही साम्राज्य भारत में भी स्थापित करना चाहते हैं। वो तो अगर राहुल गांधी का पता चले तो वो तो देश में शरिया लागू करने के लिए घोषणा कर देंगे। वो तो मुसलमानों के कल्याण के लिए आज तक मोदी जी ने जो कुछ किया है, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो और जितने भी इसके आगे के स्टेप्स हैं, वो सबको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो वो राहुल गांधी की पॉलिटिक्स है, उस वजह से उनको वोट मिलता है, मिलता रहेगा। कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो कि राहुल गांधी को वोट देंगे, पर मेरा यही कहना है कि भैया करो पॉलिटिक्स, बहुत अच्छी बात है आप पॉलिटिक्स करने के लिए इस देश में, परंतु राष्ट्रहित सर्वप्रथम होना चाहिए। राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करें। जी जी, अवनीश जी, आपका क्या विचार है? जी, बिल्कुल। अ, किसी ने भी कांग्रेस की, जिस पर राहुल गांधी की फोटो छपी है, उस सैनिटरी पैड्स बांटने में, उस योजना का किसी ने विरोध नहीं किया। विरोध किस बात का हो रहा है? और विरोध भी नहीं हो रहा, विरोध तो हो ही नहीं रहा। कांग्रेस के लोगों ने ये स्कीम लॉन्च करने के लिए फोटो छाप दी पैकेट पे, वो तो ठीक है। बाबा जी, आप पैकेट खुला हुआ देखा आपने? तो मीम्स उस पर बन रहे हैं, व्यंग पर वो वहां पर हो ऐसा, रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत तो वो- कह रही है फेक न्यूज है। वो फोटोशॉप है सर, वो एक्चुअल कोई फोटो नहीं छपी है। पैड के ऊपर राहुल अच्छा। गांधी की फोटो नहीं है, वो अच्छा, फोटोशॉप है। तब वो ये तो बदमाशी, तब वो बदमाशी है। तब वो मजे ले रही है नहीं, तब पब्लिक। तब ये बदमाशी है, और बिल्कुल नहीं नहीं बदमाशी नहीं, है। और हाँ, अरे सर एक और फोटो आ गई जिसमें राहुल गांधी के चेहरे पर खून खान लगा हुआ है। नहीं फोटो तब तब ये पूरी फोटो तरह से बदमाशी। तो यहाँ तक आ गया है। सर, आपको याद है प्रधानमंत्री जी ने एआई के बारे में चेताया था। उन्होंने ये कहा था कि ये बड़ी खतरनाक चीज आने वाली है, और उसी के बाद उनका डांडिया करता हुआ वीडियो आ गया था प्रधानमंत्री जी का एआई पे। हाँ, तो एक चीज और सर, थोड़ी सी देखिए, मैं खेद व्यक्त करता हूं कि मैंने भी वो देखा ही, उसको बहुत ज्यादा फॉलो नहीं किया। तो मुझे लगा कि पैकेट के अंदर भी तो वो गलत वो है, तो वो बदमाशी सुप्रिया है। श्रीनेत ने तो और कहा कि साहब मुकदमा कर देंगे। नहीं, कर देना चाहिए सर। अगर अगर इस लेवल की बदमाशी है तो निश्चित तौर पर मुकदमा हो जाना चाहिए। लेकिन पैकेट पे है, पैकेट पे कोई आपत्ति नहीं है, पैकेट वाला मामला ठीक है। बाबा जी ने आपने जो बात कही ना कि इस योजना का स्वागत किया जाना चाहिए, बिल्कुल स्वागत किया जाना चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बस ऐड ऑन कर देता हूं। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने ये कोई अभिनव प्रयोग कर दिया है और पहली बार कर दिया है। आपने पैडमैन, जो कि एक गैर सरकारी व्यक्ति का इनिशिएटिव जी था, मैं आपको राज्य सरकारों का इनिशिएटिव बता रहा हूं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, एसएचजीज के माध्यम से, हथकरघा विभाग ने उत्तर प्रदेश में सबसे पहले, खादी और ग्रामोद्योग विभाग ने ये सबसे पहले शुरुआत किया था उत्तर प्रदेश में। और 1 रुपया भी नहीं, फ्री दिया जाता था, सरकार सब्सिडी देती थी। आज भी आशा जो बहुएं हैं, जो आशा कार्यकर्ताएं हैं, उसके अलावा एक जो आपके आंगनवाड़ी से नीचे जो एक और ग्रुप है महिलाओं का, वो इस बारे में पूरी तरीके से अब भी ये योजना चलती है, प्रोविजन है। तो ऐसा नहीं है, बस इतना है कि उस पर योगी जी की फोटो नहीं छपी रहती है, उस पर मोदी जी का फोटो नहीं छपा रहता, मतलब पैकेट पर। हैं? अब थोड़ा बड़ा संभल के बोलना पड़ेगा, नहीं तो एक मुकदमा इधर भी हो जाए पता चले। तो ऐसा नहीं है, ये इनिशिएटिव रहा है, और ये इस इनिशिएटिव को आराम से सरकारें चलाती आई हैं, अलग-अलग सरकारें चलाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खाली भाजपा वाली सरकारें ही चलाती आई हैं, आप अन्य प्रदेशों में भी पता करेंगे
तो ये चलता है, आज भी चलता है। आशा बहुओं के माध्यम से, आशा कार्यकर्ता के माध्यम से आज भी चलता है, और इसको बाकायदे एक चैन, एक इकोसिस्टम बनाने का भी सरकार का रहा कि इसको किसी प्राइवेट सप्लायर से न खरीदा जाए। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो एसएचजीज हैं, जो गांव की एसएचजीज हैं, गांव-गांव के लेवल में है, वो वही तैयार करती हैं, वही उसको आगे करती हैं। तो राहुल गांधी जी ने फोटो लगा के बांट दिया है, भला हो अंदर नहीं लगा है, वो फोटोशॉप ही है। अब आते हैं सर राहुल गांधी के बचपने पर। सर राहुल गांधी को मैं व्यंग में राष्ट्र बालक लिखता हूं, हालांकि उस पर भी मुझे डांट देते हैं लोग, राष्ट्रपालक, जी राष्ट्रपालक नाम ठीक है। जी। मैं सालों से सर, दशकों से, बाबा जी तो जानते हैं, ट्विटर था तब भी और फेसबुक था तब भी, मैं उनको हमेशा राष्ट्र बालक लिखा करता हूं, हालांकि उस पर भी मैं डांट दिया जाता हूं। लोग गंभीरता से कहते हैं कि आप राष्ट्र के साथ इनका नाम मत लगाइए, राष्ट्र बालक ने कुछ और कहिए। ये सर बालिग नहीं है, और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये कभी राजनीतिक रूप से बालिग नहीं होंगे। मैंने नहीं होंगे। सुधार लिया सर, नहीं, मैंने सुधार लिया सर, आप ध्यान दीजिए। पहले मैंने कहा कि ये बालिग नहीं है, तो मैंने कहा कहीं उम्र वाला बालिग, उस पर ना सुप्रिया सिन्हा मुकदमा ठोक दें, तो मैंने कहा ये राजनीतिक रूप से कभी बालिग नहीं होंगे। कारण ये है सर कि इस परिवार ने, ये भारत का लोकतांत्रिक राज परिवार है सर, इस परिवार ने बाय डिफॉल्ट, बाबा जी ने तो बड़ा मतलब कांग्रेस के युवराज के लिए गलत कहा, वो पीएम इन वेटिंग नहीं है सर, पैदाइशी पीएम है वो। आज 2014 के बाद से सत्ता नहीं रहने के बाद भी राहुल गांधी जिस तरीके से व्यवहार करते हैं, क्या आपको लगता है कि वो पीएम इन वेटिंग है? वो बाई बर्थ पीएम है, ये वो खानदान है, इसलिए इनको बालिग होने की आवश्यकता नहीं है, ये जरूरत ही नहीं समझते। वरना राहुल गांधी ऐसा नहीं है कि उनके पास टीचर्स नहीं है, उनके पास समझाने वाले नहीं है, उनके पास तमाम तरह की मंडली नहीं है। वो हो सकते हैं, और कोई भी हो सकता है सर। अगर वो 10 बार कोशिश करेंगे तो विश्वेश्वरैया बोल देंगे, उसका उच्चारण कर लेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन सर वो करना नहीं चाहते। अगर वो थोड़ा सा प्रयास करेंगे, सीरियस होंगे, तो उनको एनसीसी का फुल फॉर्म पता लग जाएगा सर, वो जान लेंगे, इतनी प्रतिभा है उनमें। लेकिन वो जानना नहीं चाहते सर, उनको पता है कि बिना किसी गुण के 2 बार फेल होने के बाद भी कॉलेज में अगर मेरा पिता प्रधानमंत्री बन सकता है स्वर्गीय राजीव गांधी, तो मैं क्यों कुछ करूं। तो राहुल गांधी बालिग नहीं होना चाहते, और मुझे लगता है कि जिस दिन राहुल गांधी बालिग हो जाएंगे पॉलिटिकली, उस दिन कांग्रेस उनसे उम्मीदें भी छोड़ देंगी। इसलिए राहुल जिस तरीके से हैं सर, 12 करोड़ वोट उनको मिल रहा है, बालिग होने की क्या जरूरत है सर। उन्हें उम्मीद थी 2024 में कि भारत की जनता मोहा जाएगी, हमारे यहाँ भोजपुरी में एक शब्द है सर, मोहाना, ममता आ जाना, प्यार आ जाना। तो भारत की जनता मोहा जाएगी, फिर उनको देगी, अरे गोरा चिट्टा लड़का कहाँ बेचारा इधर इधर भटक रहा है, कभी मोची के पास जाता है, कभी कुली के पास जाता है। तो राहुल गांधी की वही मार्केटिंग शैली है, उसी तरीके से उनको मार्केट किया जा रहा है, इसलिए आप उनसे किसी बालिग पने की उम्मीद ना करें सर। चलिए, एक तो ये हुए, और थोड़ा बात कर लें कि साहब ये 2 और इसी प्रकार के व्यक्ति हैं, एक उद्धव ठाकरे और एक उनके भाई राज ठाकरे। तो बाबा जी से पूछूंगा, बाबा जी तो आपने तो महाराष्ट्र में बहुत समय बिताया था इस बार चुनाव के समय पर, तो अब ये इनकी फैमिली रीयूनियन हो गई है, और फैमिली रीयूनियन का टॉपिक जो है वो हिंदी विरोध है। तो अब ये जो इन्होंने कार्यक्रम किया है, इस पे कांग्रेस ने कोई टिप्पणी की नहीं है, कांग्रेस ने अपने आप को थोड़ा-सा अलग करके रखा हुआ है। तो ये जो एक पॉलिटिकल मूव है, इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? सर, पूरी तरह डेस्परेशन में उठाया गया कदम है। कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था उद्धव ठाकरे के पास, क्योंकि अब वो जितने भी कॉम्बिनेशंस बना सकते थे, वो सारे के सारे ट्राई ऑलरेडी कर चुके। अब कोई कॉम्बिनेशन, अब तो एक ही बचा है सर कि ओवैसी के साथ भी पैक्ट कर लिया जाए, क्योंकि लोग कह रहे हैं ना कि वो
मुसलमान तो कांग्रेस के साथ जाएगा। जी नहीं, महाराष्ट्र में का मुसलमान कम से कम नॉट और स्थानीय निकाय में क्यों, विधानसभा में भी सर एमएम को अच्छा खासा वोट मिलता है जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, और समाजवादी पार्टी को भी अच्छा खासा वोट मिलता है। इस चुनाव में भी मिला है 6-7 सीटों पे, बहुत अच्छा विधानसभा सीटों पे। तो सर एमएम और सपा भी कंटेंडर रहेंगे मुस्लिम वोट की। कांग्रेस और शरद पवार के साथ पैक्ट ऑलरेडी चल ही रहा है और वो बीएमसी के चुनाव में भी रहेगा, आप देख लीजिएगा, रहेगा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को भी जरूरत है, कांग्रेस भी अकेले नहीं लड़ सकती, वो जानती है। तो अब इसके बावजूद कांग्रेस के से गठबंधन करने के बावजूद उद्धव ठाकरे को पता है कि वो शायद 20% वोट शेयर का आंकड़ा न टच कर पाए, 20%। तो उन्होंने डूबते को मरता क्या न करता वाला ऐसा 1.5% वोट है मनसे का, 1.5%। सर क्या नंगा क्या नहाएगा और क्या निचोड़ेगा। अच्छा, हिंदू जो कोर वोट था बाला साहब ठाकरे का कोर वोट, वो इन्होंने अपनी बचकानी अदूरदर्शी राजनीति के चक्कर में उसका तो सत्यानाश कर लिया। आज हिंदू जो कोर वोट है वो उद्धव भाव ठाकरे को छोड़ के शिंदे के साथ और भाजपा में जा चुका है। तो सर ये तो, और हिंदी का तो सर बहाना ही बहाना है। किसी तरीके से ये बीएमसी में चुनाव में अपनी उपस्थिति, और अभी भी मुझे लग रहा है, आप देख लीजिएगा, कहीं ये मुझे पूरा डाउट है कि कांग्रेस से भी नीचे न चले जाएं टैली पे। जब बीएमसी का फाइनल रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि ये तीसरे और चौथे नंबर के लिए संघर्ष करते दिखाई देंगे फाइनल टैली में। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये कांग्रेस से नीचे भी रह सकते हैं। निश्चित रूप से बीजेपी और शिंदे साहब की शिवसेना इनसे ऊपर रहेगी। तो ठीक है सर, कोशिश कर रहे हैं बेचारे, कर लेने दीजिए, पर पॉलिटिक्स उसकी खत्म है। आपकी बात को ही आगे बढ़ाता हूँ और थोड़ा सा विधानसभा चुनाव के जो आंकड़े थे उन पर थोड़ी सी दृष्टि डाल लेते हैं। तो इनमें है तो बीजेपी को तो अलग कर देते हैं, क्योंकि बीजेपी 26.77% वोट लेके वो उसको आप अलग कर दीजिए, वो इन सबसे आगे है। बाकी शिंदे शिवसेना के 12.38% वोट थे और उभाटा शिवसेना के वोट जो थे वो थे 9.96%, मान लीजिए 10% कह लीजिए, 10% कह लीजिए। उनके वोट, उनकी टोटल जो थे वो 20 सीटें थी और कांग्रेस की 16 थी और एनसीपी शरद पवार की 10 थी, यानी कुल 46 सीटें थी और अकेले शिंदे शिवसेना की 57 सीटें इन तीनों से मिला के अधिक उन्होंने सीटें ली थी। अच्छा, ये एमएनएस की टोटल जो थी वो थी 1.55%। बस इनका ये था कि साहब कि ये जो मुंबई जो क्षेत्र है, मुंबई क्षेत्र में इन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंस की थी। यानी मुंबई क्षेत्र की जो 24 सीटें हैं उन 24 सीटों में आपके 12 या 13 सीटें जो है ये शिवसेना ने जीती थी, 10 से ज्यादा। मतलब ये जो टोटल जो 36 सीटें हैं ग्रेटर मुंबई की, उसमें तो बीजेपी और ये मिलके 21 सीटों पे थे, लेकिन खाली जो मुंबई मेन जो है जिसमें 24 सीटें हैं, उन 24 सीटों में बराबर का मामला था।
तो मुझे लग रहा है कि इनको संभवतः अवनीश जी ये लग रहा है कि अगर हम 1.5% वोट इसमें, क्योंकि मनसे का जो वोट है वो लगभग पूरी तरह से मुंबई का ही वोट है, तो इनको शायद ये लग रहा है कि साहब के जो वोट इन्होंने लिया मुंबई में उसमें मनसे का वोट डाल देंगे तो बीएमसी का चुनाव जीत जाएंगे। आपको यही कैलकुलेशन लग रहा है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन उससे पहले एक कहानी और है। जी। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर भाजपा शरणम गच्छामि पूरी तरीके से इस मोड में थे कि हमको एनडीए में घुसा लिया जाए। दिल्ली से भाजपा नेतृत्व ने, अब एक ही नेतृत्व है भाजपा का जो कि इस मामले में काम करता है, अध्यक्ष कोई भी हो, वहां से इनको संकेत दे दिया गया कि अगर आपको एंट्री मारनी है तो आप जाइए, एकनाथ शिंदे साहब से बात कर लीजिए, शिंदे साहब से परमिशन लीजिए और उसके बाद ये बात हो सकती है। क्योंकि बीजेपी बड़ी समावेशी पार्टी है सर। हाँ, मैं तो ओवैसी जी का भी मुझे भविष्य तो किसी दिन बीजेपी नहीं, कांग्रेस के भी बहुत बहुत सारे लोग आ गए राहुल गांधी को छोड़ के, और सभी आ गए इनके हाँ, पास में। बिल्कुल सर। राहुल गांधी जी के लिए तो मैं अभी इतना आशावान नहीं हो सकता हूँ भाजपा की तरफ से। वो मैं तभी हो पाऊंगा जब भाजपा मुझे अध्यक्ष बना दे, तो मैं प्रयास भी करूंगा सर कि राहुल भैया आप भी आ जाइए। लेकिन सर मतलब भारतीय जनता हाँ, पार्टी ये का जो बड़ी एक ये हेडलाइन जो होगी ना कि राहुल गांधी टू ज्वाइन बीजेपी। हाँ, बिल्कुल सर। तो इनसे साफ तौर पर उद्धव भाई से ये कह दिया गया था। इन्होंने काफी प्रयास किया सर, बहुत प्रयास किया। और जब इनको ये कहा गया कि हम मालिक नहीं है कि आप एंट्री होंगे कि नहीं, ये डिसीजन शिंदे के पास है। शिंदे से अगर आप बात करेंगे, शिंदे साहब जब ये प्रपोजल रिकमेंड करके हमारे पास भेजेंगे तब हम विचार करेंगे। उद्धव ठाकरे के लिए शिंदे के पास जाना और शिंदे, एकनाथ शिंदे से ये बात कहना, उन्होंने कोशिश बहुत किया है सर। ये मैं आपको बता रहा हूं, उद्धव ठाकरे ने तमाम चैनलों से ये प्रयास किया कि बिना एकनाथ शिंदे के परमिशन या उनके सिग्नेचर फॉरवर्डिंग के बिना हमारा ये काम बन जाए और वो जिस तरीके से एनडीए में है उसी तरीके से मैं भी आ जाऊं। जब उनको स्पष्ट रूप से ये आशा खत्म हो गई कि हमारी एंट्री नहीं होगी, तो फिर वहां से आपकी बात जो आपने कहा कि विशुद्ध बीएमसी चुनाव के लिए, क्योंकि बीएमसी चुनाव में 1.5-2% का टॉपअप भी कम से कम इतना बन जाता है कि उनको जो है, जो बीएमसी का इनको कमाई का जो एक पुराना चस्का लगा हुआ है वो इनको हासिल हो जाए। तो इन्होंने केवल मनसे के साथ, राज ठाकरे के साथ, जो अपने भाई के साथ इनकी वापसी हुई है, ये बल भर इन्होंने प्रयास कर लिया था एनडीए में जाने का। एकनाथ शिंदे का पैर ये छू नहीं सकते थे, थोड़ा सा ये ज्यादा हो जाता, इसलिए इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था कि थोड़ा बहुत टॉप अप कर लें, क्योंकि ये अब जान रहे हैं कि महाराष्ट्र की राज्य राजनीति से उद्धव ठाकरे बाहर हो चुके हैं। आगे आने वाले 2-4-5 चुनाव तक, और कोई भी पार्टी अगर 2-4 चुनाव, आप बसपा की हालत देख लीजिए उत्तर प्रदेश में, 2-4 चुनाव, अगर 2 से ज्यादा चुनाव अगर आपने गड़बड़ कर दिए तो फिर उसके बाद आपकी पार्टी खड़ी बड़ी होती नहीं है। कांग्रेस जैसी पार्टियों का उत्तर प्रदेश में यह हाल हो चुका है, सत्ता से जब आप 2-3 बार बाहर हो जाते हैं तो यही स्थिति अब राज ठाकरे की है। उनको ये पता है, राज ठाकरे को तो, सॉरी, उद्धव ठाकरे को, कि हमारा अगर कोई भविष्य है तो जिस तरीके से हमने इतिहास में अपने पिताजी स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के समय से बीएमसी और शहर की राजनीति से शुरू किया था, हम वहीं वापस जा सकते हैं, वही बचा लें तो हमारे लिए बहुत है। तो उद्धव ठाकरे की राजनीति राज्य महाराष्ट्र के रूप में अब नहीं है, तो निश्चित तौर पर वो बीएमसी की राजनीति तक ही अपना भविष्य फिलहाल देख रहे हैं। एक चीज और सर, ये जो भाषाई मराठी वर्सेस हिंदी खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है सर, बहुत सारे लोगों को जो बाला साहब ठाकरे के समय से शिवसेना को नहीं जानते या जो अभी उसको अपडेट नहीं हो पाए हैं, उनको हो सकता है मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगे, लेकिन हकीकत यह है कि अभद्रता, अराजकता, गुंडागर्दी, ये शिवसेना के मूल चरित्र में है, डीएनए में है। बाला साहब ठाकरे ने इन्हीं गुणों के आधार पर शिवसेना को, जी, इनको हलकट बोलते हैं मुंबई में। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बाला साहब ठाकरे ने यही इन्हीं गुणों के आधार पर शिवसेना को
मुंबई में और उसके बाद जो थोड़ा बहुत बाहर इस्टेब्लिश किया। और शिवसेना का बाला साहब ठाकरे के समय में भी से लेके आगे तक शिवसेना का मुंबई के बाहर जो कुछ भी विस्तार हुआ है, भले छोटे भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस के चलते ही इनकी ओपनिंग, इनका खाता खुला है मुंबई के बाहर। अदरवाइज सर, वसूली, चौथ वसूली, हफ्ता वसूली, छोटे रेडी दुकानों से लेके बड़े रेस्टोरेंट तक, शेट्टीज के रेस्टोरेंट तक, इसके अलावा बार से, किसी जमाने में मुंबई में डांस बार हुआ करते थे, सारे तरह की उठाईगिरी, सारे तरह की हफ्ता वसूली, छोटे दुकानदारों से लेके बड़े होटलों तक, फिल्म इंडस्ट्री से लेके ठेकों तक, किसी पट्टे तक, यहाँ तक कि शराब की दुकानों तक, मोहल्ले मोहल्ले में इनका अपना चैनल, और उन्हीं चैनल से ये पैसा वसूलते थे। यही इनकी पहचान है, यही इनके डीएनए में है। बाला साहब ठाकरे के साथ अंतर बस इतना था कि आज उद्धव ठाकरे हरे चादर ओढ़ के ये काम करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार फिर बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट बनके और भगवा कपड़ा पहन के ये काम करते थे। मेरी बात ये कटु लगेगी, लेकिन शिवसेना का डीएनए यही है। और भाषाई विवाद शुरू करके एक बार फिर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की जोड़ी वहीं अपने पुराने डीएनए पर जा रही है। और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे ने ये तक कह दिया कि जो काम बाला साहब ठाकरे नहीं करा पाए वो देवेंद्र फडणवीस करा दिए। यानी राज ठाकरे और इनकी जो एक मिलन हुआ है, कारण ये कि दोनों अपने पुराने डीएनए पर जा रहे हैं, क्योंकि दोनों शिवसेना के परिवार के हिस्से रहे हैं। इसलिए हलकटई, गुंडई, लोफरबाजी इनका मूल चरित्र है। तो आप कह सकते हैं कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना का अपना जो डीएनए था उसी पर वापस ये दोनों भाई वापस जा रहे हैं। और यही वजह है कि दोनों का एकीकरण हुआ है, क्योंकि दोनों अपने मूल चरित्र पर। जी जी। अच्छा, एक बात और है, अब बाबा जी से कहूँगा कि देखिए, जो मैंने जो प्रतिशत बताए, तो ये प्रतिशत इस प्रकार के हैं कि देखिए 18% से अधिक कभी भी शिवसेना का वोट आया नहीं जब ये अविभक्त शिवसेना थी। तो इसका मैक्सिमम वोट जो है वो 18% के आसपास रहता था। और आप देखें कि ये जो इनकी गुंडई, हलकटई और जो इनकी जो प्रतिष्ठा इन्होंने जो बनाई थी, तो आप इनके जब ये चुनाव इन्होंने हारना शुरू किया 1999 में, और 1999 का ये थोड़े ही अंतर से हारे थे, और उसका मुख्य कारण ये था कि जिस तरह से आज उद्धव ठाकरे ने धोखा किया भारतीय जनता पार्टी के साथ, उसी तरह से शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी को हराने का पूरा प्रयास किया था 1999 के, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने आरंभ में कह दिया था कि साहब मुख्यमंत्री उसका बनेगा 1999 में जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी। तो सीटें तो बीजेपी की ज्यादा आई, लेकिन 12-13 सीटें कम रह गई। वो 12-13 सीटें फिर हमारे शरद पवार जी तो मास्टर बैठे ही हैं, उन्होंने फिर इनकी सरकार नहीं बनाने दी। उसके बाद ये 15 साल तक बाहर रहे, और 15 साल के बाद भी जो मोदी वेव में भारतीय जनता पार्टी अपने अकेले दम पे सरकार बनाया उसने, और शिवसेना ने उसमें बाद में ज्वाइन किया। तो शिवसेना तो वास्तव में जो इनकी जो गुंडई की, हफ्ता वसूली की जो इनकी ख्याति है, उसकी वजह से तो इनको पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। बस मुंबई में ये बीएमसी में निकाल ले जाते थे, और बीएमसी में भी आप देखिए कि जब चुनाव हुए 2014 के बाद, तो वहाँ भी बीजेपी इनके बराबर आ गई। आज की डेट में उस 18% में से इनके पास केवल 10% वोट पड़ा है। अच्छा, बल्कि और भी क्या, देखिए उसमें से 18% में से 12.38 तो 38% तो ले गई शिंदे शिवसेना। तो इनके पास मूल शिवसेना का केवल 6% वोट, वो भी मैक्सिमम मान लीजिए, वो बचा है। बाकी सारा का सारा वोट जो इनको मिला है वो कांग्रेस का है, और वो आपके एनसीपी का है, मुसलमानों का है,
आज की डेट में इनको आधे से ज्यादा वोट तो मुसलमानों का मिल रहा है। ऐसे में इनका क्या भविष्य रह गया है? जी बाबा जी। सर मैं एक थोड़ी सी आपके सवाल का जवाब देने से पहले जरा अवनीश भाई की एक बात बता दूं। सर ये गुंडागर्दी तो इन्होंने कभी की ही नहीं। गुंडे बन जाएं इतनी तो इनकी कभी औकात थी ही नहीं। आपको मालूम है जयशंकर प्रसाद ने कहानी लिखी है गुंडा। अब अवनीश जी आपने पढ़ी होगी, सर आपने भी पढ़ी होगी, गुंडा जयशंकर प्रसाद की काशी का गुंडा। उन्होंने उस गुंडे का जो चरित्र लिखा है, क्या लिखा है सर। ये लुक्खागिरी करते रहे। जो ये शिवसेना का जो मूल चरित्र है ना, वो गुंडे का कभी नहीं रहा सर। गुंडा तो बड़ा सम्मानित व्यक्ति होता है समाज का। अच्छा। ये लुच्चे हैं, लुच्चे। सर भिंडरा वाले ने इनको चैलेंज करके कहा था कि आ रहा हूं बंबई, जो उखाड़ना हो उखाड़ लेना। और 2 दिन ओपन जीप में इनके इलाके में घूमता रहा था। ये दुबक के घर में बैठे थे, हिम्मत नहीं हुई थी सड़क पे आ जाए, रोक ले, निकाल ले उसको, कोई बात हो गई थी। तो सर ये लुक्खागिरी करके। और सुनिए मैं एक बात और बता दूं आपको, हमारे पूर्वांचल के बहुत पूर्वांचली मुंबई में रहते हैं। तो मैंने उनसे एक बार एक सवाल पूछा, मैंने कहा यार तुम लोग यहाँ तो सब ये, मैं यादव जी लोगों की बात कर रहा हूं, मैंने कहा यहाँ तो तुम लोग सब कट्टर समाजवादी हो, मुंबई में किसको वोट देते हो? तो उन्होंने बोला भैया मजबूरी है, वहां तो शिवसेना को वोट देवक पड़ला। तो मैंने पूछा क्यों, वहां भी समाजवादी पार्टी है, अबू आजमी और आई और सब हुआ। बोला भैया अगर वहां रहे क्या, अगर शिवसेना के राज्य में अगर रहना है, बिजनेस करना है, जीना खाना है, तो मजबूरी है, शिवसेना को हफ्ता भी देना पड़ता है और शिवसेना को ही वोट देना मजबूरी है। सर गुंडागर्दी से वोट लेती रही है शिवसेना, वोट भी जो लेती है ना सर, उसमें से आधे से ज्यादा वोट गुंडागर्दी की वजह से है। तो सर अब वो गुंडागर्दी की लुक्खागिरी के दिन रहे नहीं, तो लुक्खों को अब वोट नहीं मिलता सर। वो पूरे इंडिया में नहीं मिलता अब लुक्खों को वोट। और इनका भविष्य क्या है सर? सर अभी तक ये टोपी पहन के वोट मांग रहा था, टोपी पहन के। सर बहुत बहुत जल्दी वो समय आएगा जब ये चेक वाली लुंगी पहन के और लोगों को दिखा दिखा के वोट मांगेगा कि देखो कि मैं भी तुम्हारे ही जैसा हूं, मुझे वोट दे दो। और आपने कहा ना वोट तो सारा कांग्रेस का है, इनका कौन सा वोट है? बिल्कुल सर इनका वोट तो आपने कहा 6%, मुझे तो अब 6% में भी डाउट है। क्योंकि सर मैं तो महाराष्ट्र में देख के आया हूं, महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहां एक कंस्टिट्यूंसी में हम चले गए, तो सर वहां पे एक शिवसेना का 6 बार का सिटिंग एमएलए, इस बार शिंदे साहब की पार्टी से शिवसेना से वो चुनाव लड़ रहा था, जीता भी बहुत जबरदस्त मार्जिन से वो जीते हैं। मालेगांव वेस्ट से शायद सेंट्रल के बगल में जो सीट है वो हिंदू बहुल सीट है। तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा यार जब ये आदमी 6 बार शिवसेना से जीत चुका है, इस बार ये शिवसेना के खिलाफ लड़ रहा, बोला ये 80 से 90 हजार वोट से जीतेगा। मैंने पूछा क्या शिवसेना का सारा वोट शिवसेना को छोड़ चला गया? बोला हाँ। तो सर वो 6% वोट भी नहीं बचा है, सच ये है। और कांग्रेस के बदौलत कितने दिन मुसलमानों के वोट से राजनीति करोगे उद्धव ठाकरे? और सर इनकी ये दुर्दशा पता है किसने की है? मोदी ने। अभी हम लोगों ने कल परसों, मैंने और अवनीश जी ने, हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी कि सारा दोष मोदी का है। अवनीश जी कौन सा टॉपिक था? सारी गलती मोदी की है। सारी गलती मोदी की है, बिल्कुल। ये था कि भाई इनको विपक्ष को किसी काम लायक थोड़ा बहुत तो काम लायक छोड़िए, आप बिल्कुल पैदल कर दे रहे हैं। तो उस पर थंबनेल में भी हमने यही डाला कि सारा दोष मोदी का है। कांग्रेस के सारे जितने भी समझदार जितने भी थे उतने तो जा चुके हैं, या तो बीजेपी के
डायरेक्ट शामिल हो गए, नहीं तो बीजेपी की वो बजा रहे हैं तो रही। इस मामले में मोदी जी की आलोचना होनी चाहिए सर, विपक्ष के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, देखो, अब शशि थरूर क्या कर रहे हैं आप, क्या सर एक चीज मैं केवल ऐड करना चाहूंगा, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की राजनीति कहीं भी जाए, अभी तो बीएमसी के लिए ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन ये बात तो सही है कि अब उद्धव ठाकरे के पीछे एक भी हिंदू वोट खड़ा नहीं है, चाहे वो बीएमसी का वोटर हो, चाहे विधानसभा का वोटर हो, चाहे लोकसभा का वोटर हो। एक भी ऐसा हिंदू वोट अब इनके पास नहीं है। अब ऐसी स्थिति में सर, अगर इन दो भाइयों का मिलन हो रहा हो, इन दो भाइयों की राजनीति, हम कहते हैं चलिए आपने 6% कहा, मैं कहता हूं 2% बढ़ जाए, 8% वोट पाने लगे, वो 2% वोट किसका है? राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे अगर महाराष्ट्र की, मुंबई की राजनीति में बढ़ेंगे, अगर कोई भगवान की कृपा से इनकी राजनीति मजबूत होगी, तो ये नुकसान किसका करेंगे? ये नुकसान करेंगे कांग्रेस का, ये नुकसान करेंगे एनसीपी शरद पवार का, ये नुकसान करेंगे ओवैसी भैया का, ये नुकसान करेंगे अबू आजमी वाले सपा का। इसके अलावा किसको? ये भाजपा और शिंदे साहब की शिवसेना ही असली शिवसेना है। ये बात कायम हो चुकी है, चाहे वो महाराष्ट्र का विधानसभा रहा हो, चाहे महाराष्ट्र का लोकसभा चुनाव रहा हो। तो अब जो शिवसैनिक वाकई में हैं, वो सारे के सारे, ऐसा नहीं है कि शिवसेना खत्म हो गई है, असली शिवसेना यानी शिंदे साहब के साथ है। और जो शिवसेना का एक लंबा जो व्यवहार चला था भारतीय जनता पार्टी के साथ, दशकों का अलायंस का, वो अब कंटिन्यू रहने वाला है शिंदे साहब के साथ। ये संकेत, जब मैंने अपनी पिछली बात में कहा कि भाजपा नेतृत्व ने इनको कह दिया था कि अगर तुमको एनडीए में एंट्री मारनी है तो जाओ शिंदे साहब की हाँ भरवा के आओ, ये कह के भाजपा ने भी शिंदे को ये संकेत दे दिया है कि भैया असली शिवसेना जिसके साथ हमारा दशकों तक अलायंस था, जिसको तब बाला साहब ठाकरे चलाते थे, अब उस शिवसेना के मालिक शिंदे साहब आप हो। ये संकेत इन्होंने इस डिसीजन के साथ भाजपा ने भी दे दिया शिंदे साहब को। तो सवाल यह है कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक साथ चाहे किसी भी तरह की नफरत, भाषाई नफरत, कल्चरल या किसी तरह की नफरत से अगर कुछ भी हासिल करते हैं, तो खोएगी कांग्रेस, शरद पवार खोएंगे, ओवैसी अगर वहां मौजूद है तो वो खोएंगे, सपा खोएगी, भाजपा और एनडीए को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो इंटैक्ट है। यहाँ केवल चेहरा बदल गया है, बाला साहब ठाकरे की जगह एक नाथ शिंदे आ गए हैं। शिवसेना और बीजेपी का एक लंबा अलायंस जो पहले चला था, बीच में उद्धव ठाकरे के समय आके धोखा जब इन्होंने दिया था, उसके बाद अब वो एक नाथ शिंदे हैं पूरी तरीके से। और केवल कार्यकर्ता नहीं, वोटर भी शिवसेना का वो एक नाथ शिंदे के पास चला गया है और एनडीए का हिस्सा है। तो मुझे नहीं लगता कि सर, मुझे क्या मतलब, भाजपा को क्या इससे नुकसान होने वाला है, एनडीए को क्या नुकसान होने वाला है? बीएमसी में भी आ जाएंगे, बीएमसी में भी शिवसेना का वोटर जो है वो एक नाथ शिंदे के साथ ही जाएगा। और इस बार बीएमसी पूरी तरीके से एनडीए के पास आने वाली है। क्यों? क्योंकि शिवसेना अपनी वही परफॉर्मेंस दोहराएगी जो वो पहले दोहराती थी। कौन सी वाली शिवसेना? एक नाथ शिंदे वाली शिवसेना। इनके पास ना पार्टी बची है ना वोटर बचा है सर। एक चीज बस और इसमें थोड़ा सा इंक्वायरी मुझको ये करनी थी, ये बीएमसी चुनाव में कांग्रेस साथ लड़ेगी या अलग लड़ेगी? साथ ही लड़ेगी मुझे तो लगता है सर। सर ये साथ भी रहते हैं और आपस में भी लड़ते हैं। उनको देखिए ना, इन लोगों के अलायंस का कुछ समझ भी नहीं आता। बस मोदी जी का नाम ले लीजिए तो सब चिपक के एक हो जाते हैं। इसके अलावा कोई, मोदी जी का चुनाव हो तब ये इकट्ठे लड़ेंगे, बाकी किसी चुनाव में तो मुझे नहीं लगता कि ये लड़ेंगे। बाद में इकट्ठे हों वो अलग चीज है। विधानसभा के चुनाव इसके उदाहरण है सर, तमाम विधानसभा चुनाव कहाँ ये अलायंस में लड़े हैं। उत्तर प्रदेश में देखिएगा अलग अलग लड़ेंगे, बिहार में आप देखिए अभी तक तो कोई, मोदी जी, खाली मोदी का नाम बोलिए इनके कान में, बन बना के सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते। जी, अब थोड़ा विषयांतर करते हैं और ये बिहार की जो इलेक्टोरल रोल वाली जो कंट्रोवर्सी है इसके ऊपर चलते हैं। तो ये जो बिहार के इलेक्टोरल रोल की कंट्रोवर्सी है, ये अचानक क्यों उत्पन्न हुई है? क्योंकि इलेक्टोरल रोल का रिवीजन और कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन तो एक सामान्य सी
प्रक्रिया है। तो इस बार ऐसी क्या खास बात है कि साहब इलेक्टोरल रोल को लेके इतना हल्ला कर रहे हैं हमारे तेजस्वी यादव और कांग्रेस और सारा का सारा पूरा जो लेफ्ट लिबरल क्लास है वो? जी बाबा जी। ये अवनीश जी से जरा पूछ लिए सवाल पहले, तो अवनीश जी आप बोलिए इस पे। जी अवनीश जी बताइए। जी सर, देखिए ये होने को तो बड़ा रूटीन सा काम है। इस देश में ईवीएम से इलेक्शन भी तो रूटीन का काम था, लेकिन राहुल गांधी और उनके पूरे कांग्रेसी को सिस्टम को अब जब मोदी को हराने, चुनाव में तो हरा नहीं सकते, ये जब उन्होंने मान लिया, तो ये जितनी भी संस्थाएं हैं, इलेक्शन कमीशन को सबसे अब इनका सारा निशाना इलेक्शन कमीशन की जो विश्वसनीयता है उसके ऊपर चोट पहुंचाने का है। तो जहां भी इनको मौका मिलेगा, इलेक्शन कमीशन अगर कोई सर्वे भी कराए तो भी ये उसकी आलोचना करेंगे। ये ईवीएम के जो सिस्टम है उस पर इनका आरोप लगाना है, तो ये उसी पैकेज का हिस्सा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हकीकत ये है कि ये एक रूटीन काम है और ये लगातार हर स्टेट में होता है। जहां भी इलेक्शन आने वाला होता है, नाम जुड़ते हैं, नाम घटाए जाते हैं, नाम हटाए जाते हैं, फर्जी नामों की पहचान होती है, एक पूरी तरह से लिस्ट रिवाइज होती है। तो ये उसी पैकेज का है जिसमें राहुल गांधी और उनका कांग्रेसी इकोसिस्टम, उनके अलायंस पार्टनर या जो उनके साथ इस समय खड़े हैं, तेजस्वी वगैरह, तो ये आपको हर जगह, ये उत्तर प्रदेश में भी अभी बहुत जल्दी आएगा और इसको सपा लेके यहाँ पर लीड करेगी और यहाँ भी तुरंत ये कहा जाएगा कि साहब इलेक्शन नाम काटे जा रहे हैं, नाम हटाए जा रहे हैं। उसकी वजह महाराष्ट्र वाली है सर, महाराष्ट्र की हार ये पचा नहीं पा रहे हैं अभी तक, इसलिए ये हर ऐसी संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर चोट पहुंचे, इसी पैकेज का हिस्सा है बिहार भी, इसके अलावा और कोई इसका दूर दूर तक मतलब नहीं। जी सर मैं एक बात आपको और बता दूं, इसमें ऐड कर देता हूं। आपने एक चीज नोट की होगी, हरियाणा के बाद से इन्होंने ईवीएम हैक हो गई ये कहना बंद कर दिया है। इन्होंने अब जो नया राग अलापना शुरू किया है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो गड़बड़ करता है, वो शाम 5 बजे के बाद अगली सुबह तक जो है पता नहीं कितने 7, 8, 10% वोट बढ़ा देता है और जो है इतने लाख नाम इलेक्टोरल लिस्ट से गायब कर दिए, इतने लाख नाम बढ़ा दिए, इस प्रकार के आरोप लगाता है। अभी इन्होंने एक और नया आरोप लगा दिया, साहब हमने वो मांगी थी, क्या नाम, सीसीटीवी फुटेज, वो नहीं दी। तो ये इलेक्शन कमीशन की इलेक्टोरल रोल को मुद्दा बना रहे हैं। अब ये ईवीएम हैक हो गई ये नहीं बोल रहे हैं। और सर इनको महाराष्ट्र वाला रिजल्ट बिहार में भी रिपीट होता दिख गया है। ये अभी से उसकी भूमिका बना रहे हैं कि जब महाराष्ट्र वाला रिजल्ट बिहार में भी आ जाएगा तो ये पहले ही बोलना शुरू करेंगे, हम तो पहले ही कह रहे थे इलेक्टोरल रोल में इलेक्शन कमीशन ने गड़बड़ की है, इतने लाख नाम हटा दिए। सर देखिए महाराष्ट्र, आपको तो याद होगा सर, जब डेक्कन समिट हुआ था जेडी का, तो जब उसमें फडणवीस साहब आए थे, इफ यू रिमेंबर, 1 घंटा वो मंच से भाषण जो उन्होंने दिया था, आपके पास तो उसकी रिकॉर्डिंग थी, आपने चलाई भी अपने चैनल पे, उन्होंने बाकायदा डिटेल में समझाया था, बाकायदा उन्होंने डिटेल में बताया था कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टोरल रोल्स में जो चेंजेस किए थे वो क्या था, और राहुल गांधी कैसे सफेद झूठ बोल के देश को बरगला रहा है कि एक तो 2011 का आंकड़ा देता है जनसंख्या का कि जितनी एडल्ट पॉपुलेशन है उससे ज्यादा वोटर हैं, जबकि वो जो संख्या है वो 2011 की है, 2021 में तो सेंसस हुई ही नहीं। तो पहले तो 14 साल पुराना, 15 साल पुराना जनसंख्या का आंकड़ा देता है। फिर उन्होंने बताया कि भैया इतने तो हमेशा से ही बढ़ते आए हैं, हर राज्य में बढ़ते हैं, इलेक्शन कमीशन ने बकायदा डाटा दिया है, उस डाटा को वो ये पढ़ते ही नहीं है। मैंने तो वो डाटा पूरा कंपाइल करके रखा हुआ कि किस राज्य में कितने लाख इलेक्टोरेट्स बढ़े हैं। तो सर इनको सिर्फ सफेद झूठ बोलना है।
और इनका समर्थकों को उसको चेक करना नहीं है। तो ये सर बिहार में आपको मैं आज बता रहा हूं, महाराष्ट्र वाला रिजल्ट आएगा और वहां पर ये अभी से इन्होंने जो स्केपगोट है वो ढूंढ लिया है और अपनी हार का ठीकरा इलेक्शन कमीशन के सिर पे फोड़ेंगे, उसकी ये भूमिका बना रहे हैं। ये बिहार में तो साहब अवनीश जी, बिहार जी में सर। तो रिजल्ट पहले से पता रहता है, वहां तो सीधा सीधा अंक गणित है कि आप जातियों का अंक गणित कर लीजिए और उसके हिसाब से। पिछली बार जो था वो थोड़ा गड़बड़ा गया था क्योंकि ये आपके चिराग पासवान जो थे वो कुछ दूसरा सा गेम खेल रहे थे, तो इसलिए जेडीयू की सीटें कम हो गई थी। तो इस बार तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, जब तक कि कोई 4-5-6% का डेंट हमारे प्रशांत किशोर जी ना लगा दें। लेकिन प्रशांत किशोर जी डेंट किसको लगाएंगे इसका भी कोई पता नहीं है। जी अवनीश जी। सर एक मजेदार चीज और बिहार विधानसभा में हो गई है। अरविंद केजरीवाल जी की स्वनाम धन्य आम आदमी पार्टी भी बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ओहो, ये तो साहब बहुत ही सुखद समाचार है। अब आम आदमी तो पार्टी अब बिहार में भी पहुंच गई। अब तस्वीर और साफ होती जा रही है, क्योंकि खरबूजा तो एक ही है सर। जे मतलब एनडीए के खिलाफ जो वोट हैं वो खरबूजा एक ही है। अब सवाल ये होता है कि वो खरबूजा कितनों में कटेगा, तो वो खरबूजा प्रशांत किशोर में कटेगा, वो खरबूजा अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी भी वहां पहुंच गई। वो अगर कुछ ऐसे इलाके हैं तो वहां ओवैसी भाई भी काटेंगे उसको। तो ऐसा तस्वीर और साफ होती जा रही है कि बंटवारे उधर जाते हैं, एक चीज। और दूसरी चीज ये सर कि बहुत ज्यादा ये प्रयास किया जा रहा है इस्टेब्लिश करने का कि नीतीश कुमार जी काफी अब उम्र हो गई है, वो काफी बीमार हैं, काफी सक्रिय हैं। तो ठीक है भाई, नीतीश कुमार जी का जो पूरा वोट है वो किसके साथ जा सकता है, जरा ये आप सोचिए, तब आप कह सकते हैं कि एनडीए को कुछ नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और बिहार में एक कैरेक्टर नया हर चुनाव में एंट्री मारता है। याद कीजिए सर, पिछला चुनाव पुष्पम प्रिया नाम की एक ब्रांड वो एंट्री की, लेकिन उनको मिला क्या? प्रशांत किशोर को आप देखिएगा, उटकटवा के अलावा ये और कुछ नहीं साबित होने वाले। रही बात इनके एक और सहोदर भाई आम आदमी पार्टी भी वहां पर पहुंच गए हैं, तो हर सीट पर 2-2, 4-4 हजार, 5,000 वोट का दाएं बाएं का व्यवस्था हो गई है। इसलिए बिहार की तस्वीर और क्लियर होती जा रही है सर। जी, तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा रामदास जी को, अवनीश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वंदे मातरम। जय जय श्री राम, प्रणाम सर। जय श्री राम। जय श्री